हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये क्वेश्चन है 29 दिसंबर को जो संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो रहा है उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए। इस वीडियो में आपको जितने भी पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आपको एक वीडियो में मिलने वाले हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया गया था। यानी इनमें से किसके द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया गया था। और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 7 फरवरी 2018 को पूछा भी गया है। वीर भारत सभा का गठन किसने किया था। 1 नंबर केसरी सिंह बारट, 2 नंबर रामनारायण चौधरी, 3 नंबर माणिक्यलाल वर्मा और 4 नंबर पर है प्रताप सिंह बारट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केसरी सिंह बारट। वीर भारत सभा का गठन है वो केसरी सिंह बारट ने किया था। वीर भारत सभा का गठन किसने किया था, केसरी सिंह बारट ने। अगला क्वेश्चन देखो, मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में कब विलय किया गया था। मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कब किया गया था। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 7 फरवरी 2018 को पूछा है। 1 नंबर 18 अप्रैल 1948, 2 नंबर 30 मार्च 1949, 3 नंबर पर 15 मई 1949, 4 नंबर पर 18 मार्च 1948। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय किया गया था। मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कब किया गया था, 15 मई 1949 को। सी ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन 2018 में सेकंड ग्रेड में पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं था। यानी इनमें से कौन है जो बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं था। बाकी 3 थे, एक इसमें नहीं है। 1 नंबर स्वामी गोपाल दास, 2 नंबर सत्यनारायण सराफ, 3 नंबर बद्री प्रसाद और 4 नंबर पर है रघुवर दयाल गोयल। तो जो रघुवर दयाल गोयल है ये बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा भी गया है। पिछले एग्जामों के क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने जरूरी है ताकि आपको अपने लेवल का पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में जो भी आप थ्योरी पढ़ते हैं उसके अंदर ये जो क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया है, इसलिए आपको पढ़ने में आसानी होगी और ये भी पता चलता रहेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कहाँ से आते हैं। यह जरूरी है जानना। डी ऑप्शन इसका सही है, रघुवर दयाल गोयल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रत्यार शैली का माना जाता है। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 7 फरवरी 2018 में पूछा है कि ऐसा एक मंदिर है जो गुर्जर प्रत्यार शैली का माना जाता है। कौन सा मंदिर है। 1 नंबर सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, 2 नंबर समाधवीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ और 3 नंबर पर है चौमाकू जैन मंदिर रणकपुर और 4 नंबर पर है जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू में। जो एक मंदिर है सोमेश्वर मंदिर किराड़ू में जो गुर्जर प्रत्यार शैली का माना जाता है, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह प्रतीक ने वर्धा से प्रकाशित किया था। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा है कि ऐसा कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह प्रतीक ने वर्धा से प्रकाशित किया था। तो 1 नंबर राजस्थान केसरी, 2 नंबर नवीन राजस्थान, 3 नंबर नवजीवन और 4 नंबर पर है तरुण राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान केसरी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, निम्नलिखित में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं है। सेकंड ग्रेड 2017 में क्वेश्चन पूछा है कि महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है। 1 नंबर ठाकुर केसरी चंद बारट, 2 नंबर रामकरण, 3 नंबर सोमदत्त लहरी और 4 नंबर पर है मोहनलाल जालोरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहनलाल जालोरी। जो महंत प्यारेलाल हत्याकांड है उससे संबंधित नहीं है मोहनलाल जालोरी। बाकी ठाकुर केसरी सिंह बारट, रामकरण और सोमदत्त लहरी ये तीनों संबंधित है प्यारेलाल हत्याकांड से। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के किस अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज को 2016 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो अर्जुन पुरस्कार 2016 में अपूर्वी चंदेला को मिला था। अगला क्वेश्चन है, सन 1947 में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी। 1947 की बात करें हैं कि वीरबाला कालीबाई को किस घटना में शहीद हुई थी। तो 1 नंबर रास्तापाल कांड में, 2 नंबर पुनवाड़ा कांड में, 3 नंबर डाबड़ा कांड में और 4 नंबर पर कब्जा कांड में। तो वीरबाला कालीबाई है वो 1947 में रास्तापाल कांड में शहीद हुई थी। ए ऑप्शन सही होगा, रास्तापाल कांड।
ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, कालीबाई भील निवासी थी। कालीबाई है वो कहाँ की निवासी थी? 1 नंबर खेरवाड़ा, 2 नंबर कल्याणपुर, 3 नंबर बिछीवाड़ा और 4 नंबर पर है रास्तापाल। तो रास्तापाल से संबंधित थी, जहाँ पर रास्तापाल कांड हुआ था जिसमें कालीबाई शहीद हुई थी। तो भील निवासी कालीबाई रास्तापाल से संबंधित थी। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखो, नारायणी देवी वर्मा किस वर्ष राज्यसभा की सदस्य बन गई थी? जो नारायणी देवी वर्मा है वो किस वर्ष राज्यसभा की सदस्य बनी थी? 1 नंबर 1952, 2 नंबर 1960, 3 नंबर 1970 और 4 नंबर पर 1980। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1970 में राज्यसभा की स्थापना सदस्य बन गए थे नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा और राज्यसभा की सदस्य 1970 में बनी थी। और ये क्वेश्चन पीटीआई एग्जाम्स सेकंड ग्रेड का था 13 मई 2015 को, उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, पन्ना दयानी अपने जीवन को बचाया था वह थी। तो पन्ना दयानी अपने पुत्र का बलिदान दिया था और उदय सिंह को बचाया था। डी ऑप्शन इसका सही होगा, उदय सिंह। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 21 फरवरी 2014 को पूछा गया। बाकी ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? 1 नंबर नगेंद्र बाला, 2 नंबर अंजना देवी चौधरी, 3 नंबर है रतन शास्त्री और 4 नंबर पर है रमा देवी पांडे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंजना देवी चौधरी है जो गिरफ्तार होने वाली पहली राजस्थान की महिला थी जो आंदोलन से संबंधित है। वो पहली महिला है अंजना देवी चौधरी जो गिरफ्तार हुई थी। बी ऑप्शन सही होगा, अंजना देवी चौधरी। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? कौन सा कथन है जो नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा भी गया। 1 नंबर है, वह 1970 से 1976 तक राज्यसभा के सदस्य थी। ये सही है, 1970 से 76 तक 6 साल तक वो राज्यसभा की सदस्य रही थी। 2 नंबर है, उसने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। ये सही है। उसके बाद में देखो, वह 1957 से 62 तक लोकसभा की सदस्य रही थी। तो ये गलत है क्योंकि 1957 से 62 तक वो लोकसभा सदस्य नहीं थी। उसके बाद में डी है, उन्हें 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा था। ये भी सही है। सी ऑप्शन इसका गलत है जो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में 2010 में कृष्णा पूनिया ने किस क्रीड़ा में कीर्तिमान स्थापित किया था? तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चक्रा फेंक या गोला फेंक में है। उन्होंने कृष्णा पूनिया ने 2010 में कीर्तिमान स्थापित किया था। बात करें इस क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन मतलब महत्वपूर्ण है। अभी जो एग्जाम हुआ था कुछ ही दिन पहले उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कृष्णा पूनिया ने जो राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था तो वो किस खेल से संबंधित थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इस क्वेश्चन देखो पीटीआई में पूछा गया 2012 के अंदर 2 बार पूछ लिया गया है। उसके साथ में सेकंड ग्रेड टीचर 2010 में और इंग्लिश, सोशल साइंस, उर्दू, इन सभी सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है चक्रा फेंक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भील महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी थी? स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो 1 नंबर है कालीबाई, 2 नंबर नगेंद्र बाला, 3 नंबर मनोरमा पंडित और 4 नंबर पर है दुर्गावती देवी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कालीबाई। ए ऑप्शन इसका सही होगा। जो भील महिला थी राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी थी कालीबाई। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण के लिए अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था? तो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है। पीटीआई में पूछा है, सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग राजस्थान सेवा संघ की राजनीतिक जागरण के लिए अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन हुआ था? अजमेर से किस पत्र का प्रकाशन किया गया था? 1 नंबर नवीन राजस्थान, 2 नंबर यंग राजस्थान, 3 नंबर राजस्थान केसरी और 4 नंबर पर है त्याग भूमि। तो इसका सही आंसर है ना वो है नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान पत्रिका कहाँ से जारी की गई थी? अजमेर से। और किसके द्वारा? राजस्थान सेवा संघ के द्वारा नवीन राजस्थान पत्रिका जारी की गई थी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो ये क्वेश्चन 2012 में पूछा है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? 1 नंबर माणिकलाल वर्मा, 2 नंबर विजय सिंह पतीक, 3 नंबर चांदलमल सुराणा और 4 नंबर पर है अभयमल जैन। तो चांदलमल सुराणा है ना, उन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया था। तो चांदलमल सुराणा इसका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? सेकंड ग्रेड 2010 में क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी।
1 नंबर सुमित्रा सिंह, 2 नंबर यशोदा देवी, 3 नंबर कमला बेनीवाल और 4 नंबर पर है नगेंद्र बाला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यशोदा देवी। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी यशोदा देवी। बी ऑप्शन सही होगा, यशोदा देवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से शेखावटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा है कि शेखावटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1 नंबर काली देवी, 2 नंबर किशोरी देवी, 3 नंबर कल्याणी देवी और 4 नंबर पर कस्तूरी देवी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेखावटी की जो किशोरी देवी है, किशोरी देवी चौधरी, उन्होंने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। शेखावटी के अंदर जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किशोरी देवी ने किया था और ये जेल भी गई थी। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा है। बी ऑप्शन सही होगा, किशोरी देवी। अगला क्वेश्चन देखो, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी थी, ये कहाँ की रहने वाली थी? सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा है कि कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाया था और अपनी जान भी दे दी थी, ये कहाँ की रहने वाली थी? 1 नंबर है सगवाड़ा, 2 नंबर डूंगरपुर, 3 नंबर रास्तापाल और 4 नंबर पर है सिमल माता। आपने सुना होगा रास्तापाल कांड। रास्तापाल कांड में है कालीबाई है वो शहीद हुई थी, अपने जो अध्यापक है उसको बचाने के लिए पुलिस के हाथों चढ़ गई थी और इनकी मौत भी हो गई थी गोलियां लगने की वजह से। तो रास्तापाल कांड है, इनसे संबंधित है कालीबाई। अगला जो क्वेश्चन है, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? उदय सिंह के द्वारा चित्तौड़ छोड़ने के बाद में पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? तो 1 नंबर है देलवाड़ा, 2 नंबर डूंगरपुर, 3 नंबर कुंभलगढ़ और 4 नंबर पर है देवलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को है वो कुंभलगढ़ स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था। सी ऑप्शन इसका सही होगा, कुंभलगढ़। सेकंड ग्रेड 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, रूपादेय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है? रूपादेय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है? तो 1 नंबर अजीत सिंह, 2 नंबर जसवंत सिंह, 3 नंबर उदय सिंह और 4 नंबर पर है मान सिंह। तो ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा है कि रूपादेय का संबंध जोधपुर के किस राजा से है? तो जोधपुर के जसवंत सिंह राजा है उससे संबंधित है रूपादेय का संबंध। बी ऑप्शन सही होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत करता है। जो आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग है वो अपने जो कार्य करते हैं उनका जो वार्षिक प्रतिवेदन है, प्रत्येक वर्ष का जो प्रतिवेदन है वो किसे प्रस्तुत करते हैं? तो 1 नंबर राज्यपाल, 2 नंबर राष्ट्रपति, 3 नंबर संसद और 4 नंबर पर है राज्य विधानसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं अपने जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 3 जुलाई 2019 को पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारणा कौन करता है? जो राजस्थान लोक सेवा आयोग डिपार्टमेंट है उसमें जो सदस्य हैं उनकी संख्या, साथ में जो उनके कार्य करने की जो शर्तें हैं उनकी अवधारणा कौन करता है? तो 1 नंबर पर है राज्यपाल। राज्यपाल करता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा, राज्यपाल। और ये क्वेश्चन भी 19 फरवरी 2019 को सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? 1 नंबर आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। 2 नंबर है आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे और 3 नंबर पर आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण से 6 से 62 वर्ष की आयु या पहले जो भी हो तो वो इस्तीफा देगा। और डी नंबर है आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु पात्र होंगे। तो इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है यानी सत्य नहीं है? तो आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है वो इसका गलत है, असत्य है। अगला क्वेश्चन है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक सेवा आयोग होगा? यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 31 अक्टूबर 2018 को पूछा गया क्वेश्चन है कि यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक सेवा आयोग होगा? तो ए नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 174, 2 नंबर अनुच्छेद 248 और 3 नंबर है अनुच्छेद 315 और 4 नंबर पर है अनुच्छेद 310। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315 में। 315 में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक सेवा आयोग होगा। तो ये 315 में कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व
कितने सदस्य होते हैं? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक तो अध्यक्ष होता है, उसके बाद में 7 सदस्य होते हैं, टोटल 8 होते हैं। ठीक है, तो 7 सदस्य हो जाएंगे और 7 किस में है? 1 नंबर पर है 5, 2 नंबर 6, 3 नंबर 7 और 4 नंबर पर है 8। तो 7 नंबर है, 7 है वो सी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 सदस्य। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा है, 26 अप्रैल को एग्जाम हुआ था उसमें, कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में संबंध से कौन सा कथन सही है। तो देखो, पहला कथन दे रखा है, आयोग के अध्यक्ष सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि 6 वर्ष का कार्यकाल और 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते। तो ये सही है। उसके बाद में देखो, इसका गठन 1 अगस्त 1949 को हुआ था। 1 अगस्त 1949 को हुआ था। तो उसके बाद में 3 नंबर पर देखो, आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है सिवाय इसके कि आद्य सदस्य केंद्र व राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहे हो। 4 नंबर पर डॉक्टर SC त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इनका जो केवल सी है ना, वो कथन ही केवल सी है, वो सही है, क्योंकि 10 वर्ष तक पदासीन रहे हैं वो ही इसके अंदर सदस्य बनते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाया गया, डिपार्टमेंट बनाया गया है, उसमें सदस्य केंद्र व राज्य के अधीन है, वो 10 वर्ष तक पदासीन कहीं पर रहे हो तभी वह इसमें शामिल होंगे। तो केवल सी है वो एक सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। सेकंड ग्रेड 2017 में एक क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है उसे निलंबित कैसे किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है। तो 1 नंबर है राज्यपाल के द्वारा, राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा राजस्थान लोक सेवा अध्यक्ष है उसे निलंबित किया जा सकता है। अगला है, 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा। ये क्वेश्चन PTI एग्जाम हुआ था 13 मई 2015 को, उसमें पूछा है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए नियुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा। तो उसका प्रावधान संसद करेगी। जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है उसकी नियुक्ति का जो प्रावधान है वो संसद करने वाली है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या कितनी है। कुल अनुमत संख्या कितनी अभी हमने देखी थी, और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2014, सेकंड ग्रेड 2010 संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर पूछा गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और अध्यक्ष सहित कुल कितनी संख्या हो गई। तो 1 नंबर 5, 2 नंबर 6, 3 नंबर 7 और 4 नंबर पर है 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि 7 तो सदस्य होते हैं और 1 अध्यक्ष होता है। कुल कितने हो गए? 8 हो गए। अगर आपको सीधा सदस्य पूछे तो 7 करना है, अध्यक्ष पूछे तो 1 करना है और कुल पूछे तो 8 करना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन निश्चित करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इनके सदस्यों की संख्या कौन निश्चित करता है। तो ये क्वेश्चन PTI 9 नवंबर 2012 को पूछा गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन निश्चित करता है। तो 1 नंबर राष्ट्रपति, 2 नंबर राज्यपाल, 3 नंबर मुख्यमंत्री और 4 नंबर पर है विधानसभा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन कौन करता है। सेकंड ग्रेड 2010 में क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन कौन करता है। तो 1 नंबर गृह मंत्रालय, 2 नंबर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 3 नंबर पर है राजस्थान लोक सेवा आयोग और 4 नंबर पर है संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संघ लोक सेवा आयोग है वो राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन करता है, संघ लोक सेवा आयोग। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। यह क्वेश्चन 2010 में पूछा है संस्कृत डिपार्टमेंट में कि राजस्थान लोक सेवा आयोग है उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो 1 नंबर 6 वर्ष, 2 नंबर 62 वर्ष की आयु तक, 3 नंबर है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु दोनों में से पहले समाप्त हो उसे लागू किया जाएगा। तो सी ऑप्शन है, 6 वर्ष या तो 6 वर्ष कंप्लीट होगी उस पद पर रहते हुए, या 62 वर्ष से पहले कंप्लीट हो जाती है तो उनको इस्तीफा देना होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा, 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु दोनों में से पहले समाप्त हो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था। सेकंड ग्रेड 2010 में ये क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था। 1 नंबर है 20 अगस्त 1949, 2 नंबर 1 नवंबर 1956, 3 नंबर पर है 30 मार्च 1948 और 4 नंबर पर है 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, 20 अगस्त 1949। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है वो है, वर्ष 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ हुई थी।
तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 1949 में कहाँ पर हुई थी? 1 नंबर पर है उदयपुर, 2 नंबर बीकानेर, 3 नंबर जयपुर, 4 नंबर पर है अजमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में। सबसे पहले जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना है वो 1949 में जयपुर में की गई थी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को जयपुर से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? अब जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है वो है अजमेर में, और पहले जयपुर में था। जब 20 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम ये जयपुर में स्थापित किया गया था, लेकिन सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया था? तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसे जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया था। ए ऑप्शन सही होगा इसका, अजमेर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1 नंबर है BS तिवारी, 2 नंबर है MM वर्मा, 3 नंबर है SC त्रिपाठी और 4 नंबर पर है SK घोष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? SK घोष राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, SK घोष। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग है वो आयोग जो सदस्य है वो अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो 1 नंबर विधानसभा अध्यक्ष, 2 नंबर राष्ट्रपति, 3 नंबर राज्यपाल और 4 नंबर पर है मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल, क्योंकि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसके अंदर जितने भी सदस्य है, अध्यक्ष है, वो इस्तीफा राज्यपाल को ही सौंपते हैं। राज्यपाल इन्हें नियुक्त करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर है राज्यपाल, सी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? निर्गुणोपासक कौन सा संप्रदाय है वो नहीं है? ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया है। तो 1 नंबर है जसनाती, 2 नंबर दादू, 3 नंबर रामसनी और 4 नंबर पर है नाथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाथ, डी ऑप्शन सही होगा। नाथ जो संप्रदाय है वो निर्गुणोपासक है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासती राज्य में हुई है? जसनाती संप्रदाय है उसकी उत्पत्ति है वो राजस्थान के किस रियासती राज्य में हुई है? 1 नंबर जोधपुर, 2 नंबर टोंक, 3 नंबर बीकानेर और 4 नंबर पर है भरतपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जसनाती के लिए आपको क्या करना है? बीकानेर करना है। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा भी गया है कि जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासती राज्य से हुई है? तो बीकानेर राज्य से हुई है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भक्त कवियत्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? जो भक्त कवियत्री कर्माबाई है ये राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? तो ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो कर्माबाई है ये राजस्थान की किस क्षेत्र की है? 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर भरतपुर, 3 नंबर चित्तौड़ और 4 नंबर पर है नागौर। तो ये नागौर से रिलेटेड है, डी ऑप्शन सही होगा। भक्त कवियत्री कर्माबाई राजस्थान के नागौर क्षेत्र की निवासी थी, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दादूपंथी संत कौन सा है? दादूपंथी संत कौन सा है? 1 नंबर रज्जब जी, 2 नंबर रामदेव जी, 3 नंबर गोगा जी और 4 नंबर पर है जसनाथ जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रज्जब जी। दादूपंथी संत है वो है रज्जब जी, और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया है कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? तो 1 नंबर मेड़ता में, 2 नंबर नारायणा में, 3 नंबर रेण में और 4 नंबर पर है सलेमाबाद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सलेमाबाद में, डी ऑप्शन सही होगा। सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य महाप्रज्ञ की कृति निम्न में से कौन सी है? ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 सोशल साइंस में पूछा गया है कि आचार्य महाप्रज्ञ की कृति निम्न में से कौन सी है? तो 1 नंबर आत्मा के आसपास, 2 नंबर अतीत का विसर्जन, 3 नंबर है मन का कायाकल्प और 4 नंबर पर है अनागत का स्वभाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अतीत का विसर्जन, बी ऑप्शन सही होगा। आचार्य महाप्रज्ञ की कृति है वो है अतीत का विसर्जन, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है वो भी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा है कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? 1 नंबर किशनगढ़, 2 नंबर जयसमंद, 3 नंबर नाथद्वारा और 4 नंबर पर है उदयपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाथद्वारा राजसमंद है, जहां पर वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख धार्मिक पीठ है नाथद्वारा राजसमंद में। वल्लभ संप्रदाय नाथद्वारा राजसमंद में है।
अगला क्वेश्चन है जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जाम्बोजी के अनुयायी है वो किस रूप में जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा भी गया है। जाम्बोजी के जो अनुयायी है वो देखो, 1 नंबर ऑप्शन नाथपंथी, 2 नंबर बिश्नोई, 3 नंबर रामस्नेही और 4 नंबर पर निम्बार्कपंथी। तो जाम्बोजी के जो अनुयायी है वो बिश्नोई रूप में जाने जाते हैं। बिश्नोई होते हैं वो अनुयायी होते हैं जाम्बोजी की। बी ऑप्शन सही होगा, बिश्नोई। अगला क्वेश्चन देखो, जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम बताना है हमें। सेकंड ग्रेड 2010 में क्वेश्चन पूछा है कि दादू ने अपनी अंतिम समय है वो कहाँ पर बिताया था। 1 नंबर सांबर, 2 नंबर शाहपुरा, 3 नंबर जयपुर, 4 नंबर पर है नारायणा। तो नारायणा में बिताया था दादू ने अपना अंतिम समय, नारायणा। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वे कौन से संत है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए थे। राजस्थान का ऐसा कौन सा संत है जो राजस्थान को छोड़कर के बनारस चले गए और रामानंद के शिष्य बन गए। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा है। तो 1 नंबर ऑप्शन है रैदास, 2 नंबर जाम्बोजी, 3 नंबर दादू दयाल और 4 नंबर पर है धन्नाजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धन्नाजी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी। ऐसा कौन सा संत है राजस्थान का जिसने फतेहपुर जाकर के अकबर से भेंट की थी। ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा है। तो 1 नंबर ऑप्शन है मीराबाई, 2 नंबर दादू दयाल, 3 नंबर रामचरण और 4 नंबर पर है जसनाथ। तो इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं, दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी जाकर के अकबर से भेंट की थी। बी ऑप्शन सही होगा, दादू दयाल। अगला क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। नाथ संप्रदाय है उसके केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा है। तो 1 नंबर बाड़मेर, 2 नंबर जैसलमेर, 3 नंबर नागौर और 4 नंबर पर है जोधपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर। नाथ संप्रदाय की केंद्रीय मठ की स्थापना है वो जोधपुर में की गई थी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सन्यासियों की सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो 1 नंबर हमीमुद्दीन नागौरी, 2 नंबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और 3 नंबर पर है पीर हाजी निजामुद्दीन और 4 नंबर पर है गुलाम खान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सन्यासियों के सुल्तान है हमीमुद्दीन नागौरी है। ए ऑप्शन सही है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है सन्यासियों के सुल्तान किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। तो हमीमुद्दीन नागौरी इसका सही आंसर होगा, 1 नंबर ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र कौन सा है। संत भूरीबाई अलग है उनका कार्य क्षेत्र कौन सा है। 1 नंबर मारवाड़, 2 नंबर मेवाड़, 3 नंबर बागड़ और 4 नंबर पर है गोडवाड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़। संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र है वो है मेवाड़। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। जोधपुर में जो महामंदिर है वो राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। 1 नंबर रामानुज संप्रदाय, 2 नंबर कबीर पंथ, 3 नंबर दादू पंथ और 4 नंबर पर है नाथ पंथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाथ पंथ। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग किस में मेवाड़ का शासक कौन था। जब मीरा ने चित्तौड़ का परित्याग किया था उस टाइम मेवाड़ का शासक कौन था। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि मेवाड़ जब मीरा ने चित्तौड़ का परित्याग किया था उस टाइम मेवाड़ का शासक कौन था। 1 नंबर अर्जुन सिंह, 2 नंबर संग्राम सिंह, 3 नंबर उदय सिंह और 4 नंबर पर है विक्रमादित्य। याद रखिए इसका सही आंसर होता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य उस टाइम मेवाड़ का शासक था जब मीरा ने चित्तौड़ का परित्याग किया था। डी ऑप्शन इसका सही होगा, विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है। दादू पंथ का जो साहित्य है वो किस भाषा में लिखा गया है। 1 नंबर ऑप्शन मारवाड़ी, 2 नंबर बागड़ी, 3 नंबर मेवाती और 4 नंबर पर है ढूंढाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ढूंढाड़ी। और ये क्वेश्चन 2019 में सेकंड ग्रेड में पूछा है कि दादू पंथ का साहित्य वो किस भाषा में है। तो ढूंढाड़ी भाषा में है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संत पीपा के गुरु कौन थे। संत पीपा है उसके गुरु कौन थे। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा है। तो 1 नंबर है रामानुज, 2 नंबर कबीर, 3 नंबर रामानंद और 4 नंबर पर है शंकराचार्य। तो संत पीपा है उनके गुरु थे रामानंद। सी ऑप्शन इसका सही होगा, रामानंद। अगला क्वेश्चन है, मुकाम प्रसिद्ध है। मुकाम क्यों प्रसिद्ध है। सेकंड ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा है। 1 नंबर है जैनियों के लिए, 2 नंबर विष्णुइयों के लिए, 3 नंबर मुसलमानों के लिए और 4 नंबर पर है जसनाथियों के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बिश्नोइयों के लिए। मुकाम है वो बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। मुकाम जो क्षेत्र है वो बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, जाम्बोजी है मुकाम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ तो रामश्री संप्रदाय की शाखा दी गई है, दूसरी तरफ प्रवर्तक दिए गए। रामश्री संप्रदाय की शाखा है, दूसरी तरफ प्रवर्तक दिए गए। सिंहथल जो शाखा है
वो शीतल शाखा है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संत हरिराम दास। संत हरिराम दास है वो शीतल शाखा के प्रवर्तक है। रेण की बात करें तो संत दरियाव, और खेड़ापा की बात करें तो खेड़ापा हो जाएगा संत रामदास, और शाहपुरा हो जाएगा संत रामचरण। तो ये मिलान है वो आप देख लेना, 2 नंबर पर दे रखा है 2 4 3 1। अगला जो क्वेश्चन है, सहजोबाई का गुरु कौन है? सहजोबाई का गुरु है वो कौन है? ये क्वेश्चन पीटीआई एग्जाम हुआ था 30 सितंबर 2018 को, सेकंड ग्रेड का, उसमें पूछा है सहजोबाई का गुरु कौन था? 1 नंबर लालदास, 2 नंबर चरणदास, 3 नंबर रामचरण और 4 नंबर पर है कृपाराम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चरणदास। सहजोबाई का गुरु है वो चरणदास था, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र रहा है? ये जो 4 क्षेत्र दिए गए हैं इनमें से कौन सा है जो जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र माना जाता है? और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 7 फरवरी 2018 को पूछा भी गया है। कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? तो 1 नंबर है धौलीधूप, 2 नंबर कतरियासर, 3 नंबर गोट मांगलूद और 4 नंबर पर है मुकाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कतरियासर, बी ऑप्शन सही होगा। कतरियासर वो जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र माना जाता है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संत मावजी का संबंध किससे है? संत मावजी का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा है। तो 1 नंबर बीकानेर, 2 नंबर डूंगरपुर, 3 नंबर अलवर, 4 नंबर पर है जोधपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। संत मावजी का संबंध है वो डूंगरपुर जिले से है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? बिश्नोई संप्रदाय है उसका संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 1 मई 2017 को पूछा है कि बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था? 1 नंबर जाम्बूजी, 2 नंबर हरबूजी, 3 नंबर गोगाजी, 4 नंबर पर है बाबूजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाम्बूजी हैं वो बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, जाम्बूजी। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, जाम्बूजी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, गरीबदास जी, संतदास जी, जसनाथ जी और माधवदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? तो गरीबदास जी, संतदास जी, जसनाथ जी, माधवदास जी आदि संत है, इन सभी का संबंध किस संप्रदाय से है? 1 नंबर रामसनेही संप्रदाय, 2 नंबर दादू पंथ, 3 नंबर जसनाती संप्रदाय और 4 नंबर पर है लालदासी संप्रदाय। तो इसका सही आंसर क्या है? दादू पंथ है उससे संबंधित है ये सभी संत, गरीबदास जी, संतदास जी, जसनाथ जी, माधवदास जी। और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा भी गया है कि ये किससे संबंधित है? ये दादू पंथ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से संत राजस्थान के नहीं है? इनमें से कौन सा संत है जो राजस्थान से नहीं है? 1 नंबर संत चरणदास, 2 नंबर संत लालदास, 3 नंबर संत रामानंद और 4 नंबर पर है संत दरियाव। तो इसका सही आंसर है संत रामानंद है वो राजस्थान से नहीं है, सी ऑप्शन सही होगा, संत रामानंद। अगला जो क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है इनमें से कौन सा है? 1 नंबर दादूपंथी, 2 नंबर रामदास जी, 3 नंबर निरंजनी और 4 नंबर पर है जसनाथ जी। तो निम्नलिखित में जो संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है वो है रामदास जी, बी ऑप्शन सही होगा, रामदास। शीतकालीन वर्षा माउट होती है, शीतकालीन में जो वर्षा होती है जिसे माउट कहते हैं वो कैसे होती है? तो 1 नंबर है दक्षिणी पूर्वी मानसून के द्वारा, 2 नंबर पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा, 3 नंबर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा और 4 नंबर पर है उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शीतकालीन में जो वर्षा होती है उसे माउट कहते हैं और ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा शीतकालीन में वर्षा होती है जिसे माउट कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2021, उद्योग प्रसार अधिकारी 2018, ईओ एग्जाम 2008, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017, कॉलेज व्याख्याता 2015, आरएस 2015, सेकंड ग्रेड 2010, कृषि पर्यवेक्षक 2011, पटवारी 2013, पुलिस 2014, थर्ड ग्रेड 2013 और सेकंड ग्रेड 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। इसके अंदर आपको कई सारे क्वेश्चन है। देखो शीतकालीन में जो वर्षा होती है उसे माउट कहते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में इसकी व्याख्या में सभी कंप्लीट हो जाएंगे कंसेप्ट जो भी है। देखो भूमध्य सागरीय प्रति चक्रवात है, अर्थात पश्चिमी विक्षोभों के कारण शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में माउट कहते हैं। इससे उत्तरी पूर्वी राजस्थान में 10 से 20 सेमी वार्षिक वर्षा होती है, जो कि रबी की फसल विशेषकर गेहूं के लिए लाभदायक है। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली भूमध्य सागरीय चक्रवाती वर्षा माउट कहलाती है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर में उत्पन्न चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है।
तो ये आप समझ गए होंगे माउट है वो कैसे होती है राजस्थान के अंदर, और सबसे ज्यादा बीकानेर जिले के अंदर होती है। हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेमी संवर्ष रेखा के पश्चिम में स्थित है? नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर हमें चुनना है। 1 नंबर दौसा है, 2 नंबर चूरू है, 3 नंबर हनुमानगढ़, 4 नंबर पर है भीलवाड़ा। तो 50 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित जिले कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी चूरू और हनुमानगढ़ दो ऐसे जिले हैं वो पश्चिम में है जो 50 सेमी संवर्षा रेखा से पश्चिम में स्थित है। तो बी और सी इसका सही आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखो, महत्वपूर्ण है। 50 सेमी संवर्षा रेखा अरावली पर स्थित है और पूर्वी मैदान को पश्चिमी मरुस्थल से अलग करती है। 50 सेमी वर्षा के पश्चिम में स्थित है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़। इस रेखा के दक्षिण में पूर्व में वर्षा अधिक होती है और वर्षा की मात्रा से पश्चिम की ओर कम होती है। तो इसका मतलब यह है कि जो 50 सेमी संवर्षा रेखा है वो अरावली के नजदीक है, और जो पश्चिम में है उस वहां पर कम वर्षा होती है और पूर्वी की साइड में अधिक वर्षा होती है। यह हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के जल के प्रवाह से जुड़ी हुई है? यह क्वेश्चन 3rd ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा गया है कि कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह से जुड़ी हुई है? तो वो आप जानते हैं चंबल नदी है, और इसके ऑप्शन नहीं है, वरना आपको पता चल जाता अन्य 3 नदियों के बारे में भी जो कहां पर जाती है, अरब सागर की तरफ जाती है। बाकी इसके अंदर एक ऑप्शन था चंबल नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां देख लो, एक साथ में देख लो, व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछ लिया 3rd ग्रेड में, हो सकता है ये 2nd ग्रेड में पूछा गया हो, लेकिन इसकी व्याख्या है ना वो 2nd ग्रेड में आ सकती है। तो देखो, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो प्रमुख नदी है वो कौन कौन सी हैं? एक तो है चंबल नदी, और चंबल नदी की सहायक नदी है बनास, काली सिंध, कुराल और पार्वती। उसके बाद में बनास नदी देखो जो चंबल में मिलती है, इसकी सहायक नदी है बेड़च, कोठारी, खारी, मेनाल और ढूंढ। उसके बाद में बनास की बात करें तो बनास के बाद में काली सिंध नदी आती है जो चंबल में मिलती है, परवन, निमाज, आहू ये इसकी सहायक नदी है, गंभीरी नदी है, कोठारी नदी है, खारी नदी है, बाणगंगा है और कुराल है। इतनी नदियां हैं जिनका जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ये व्याख्या सबसे महत्वपूर्ण रहती है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी चंबल प्रवाह से संबंधित नहीं है? चंबल प्रवाह से संबंधित नहीं है ऐसी नदी कौन सी है? 1 नंबर बनास, 2 नंबर पार्वती, 3 नंबर काली सिंध और 4 नंबर पर है जाखम नदी। तो जाखम नदी तो चंबल नदी से संबंधित ही नहीं है, क्योंकि जाखम नदी है वो लूणी नदी, माही नदी में मिलती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, बनास नदी चंबल में मिलती है, पार्वती मिलती है और काली सिंध भी चंबल में मिलती है। उसके बाद में देखो, कौन सी नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के मध्य सीमा बनाती है? ऐसी कौन सी नदी है जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य सीमा बनाती है? तो माही नदी है। माही नदी है ना, वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के दोनों के बीच के अंदर जो मध्य सीमा बनाती है वो है माही नदी। और ये क्वेश्चन 3rd ग्रेड परिचालक परीक्षा 2012 पटवारी एग्जाम 2011 में पूछा गया है। देखो, इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण रहने वाली है। माही नदी मध्य प्रदेश के अमरोहा के निकट विंध्याचल पर्वत से निकल करके राजस्थान में खांदू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, और माही को बागड़ की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा और इसके अपा क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, और माही की जो सहायक नदी है वो है सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरन, ईसा, हरन, भादर आदि। इस पर माही बजाज परियोजना व कड़ाना बांध निर्मित किया गया है। तो इस पर जो माही नदी है इस पर कौन से बांध है? एक तो माही बजाज परियोजना है इसके अंदर, और दूसरा है कड़ाना बांध। कड़ाना बांध निर्मित है माही नदी पर, यह आपको याद रखना है। उसके बाद में देखो, राजस्थान में बहने वाली लूणी नदी अंत में कहाँ विलुप्त हो जाती है? जो राजस्थान में नदी बहती है लूणी नदी पश्चिमी क्षेत्र में बहती है, खारी और मीठे दोनों पानी की नदी है वो है लूणी नदी, और इसका जो अंत है वो कहाँ पर होता है? तो कच्छ के रण में होता है। कच्छ के रण में, यानी दोस्तों इसका पानी अरब सागर की तरफ जाता है, अरब सागर में जाता है, और कच्छ के रण में इसका पानी अंत होता है, समाप्त होती है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मानसी वाकल नदी उसका उद्गम स्थल है घोगुंदा की पहाड़ियां। घोगुंदा की पहाड़ियां हैं उदयपुर में, वहां पर मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। पटवारी एग्जाम 2012 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला जो है क्वेश्चन, उससे पहले इसकी व्याख्या देख लो। जो घोगुंदा की पहाड़ियां ये उदयपुर में है, और यहाँ इसके जो निकल करके गुजरात उदयपुर सीमा पर साबरमती से मिल जाती है। इस पर निर्मित मानसी वाकल परियोजना है उदयपुर शहर की पेयजल आपूर्ति हेतु चलाई जा रही है। तो यह महत्वपूर्ण है इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन देखो,
नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंभात की खाड़ी में उकेलती है वह नदी कौन सी है? तो माही नदी है। उल्टे यू आकार से इस तरह से राजस्थान के अंदर घूम जाती है। उसके बाद में ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह हमें ध्यान रखना है माही नदी के बारे में। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण आता है और माही नदी से रिलेटेड क्वेश्चन एक जरूर आता है। उसके बाद में देखो, विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? जयपुर जिले के अंदर है पन्ने की सबसे बड़ी मंडी। और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड संस्कृत साइंस और परीक्षा 2010 में ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, सेकंड ग्रेड में। अभी तक 15 साल हो गए और ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है। विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? जयपुर में है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहां स्थित है? सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहां पर है? जयपुर में है। और यह क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया है। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण पार्क एक साथ ही, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछते हैं पार्क से रिलेटेड तो आपको कोई दिक्कत ना हो, क्वेश्चन आपका सही हो। महत्वपूर्ण पार्क देखते हैं एक साथ में। इंफॉर्मेशन तकनीकी पार्क है ना, वो सीतापुर जयपुर में है। जेम्स एंड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स है, वो सीतापुर जयपुर में है। लेदर कॉम्प्लेक्स मानपुर माचेडी है, वो भी जयपुर में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है कनकपुरा जयपुर में। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है कुकस जयपुर में। हैंडीक्राफ्ट शिल्पग्राम जोधपुर में। तो सभी जयपुर में ही है। जोधपुर में एक ध्यान रखो हैंडीक्राफ्ट, लेकिन सभी है जयपुर में। इनके स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्थान पूछे जाते हैं। आपको अगर लेदर कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा जाता है मानपुर माचेडी, इसके साथ में कनकपुर जयपुर दे दे और उसके बाद में सीतापुरा जयपुर दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इनके जो स्थान है, मुख्य जो स्थान है वो आपको याद रखने हैं। सीतापुरा, मानपुर माचेडी, कनकपुरा, कुकस और शिल्पग्राम हैंडीक्राफ्ट जोधपुर वाला है। ये एक साथ में पार्क हमने देखे हैं, याद कर लेना। उसके बाद में देखो, बैंक ऑफ राजस्थान का किस बैंक में विलय हुआ है? ये सेकंड ग्रेड एसएसटी परीक्षा 2010 में पूछा है कि बैंक ऑफ राजस्थान किस बैंक में विलय हुआ है। तो ये आईसीआईसी बैंक के अंदर बैंक ऑफ राजस्थान का विलय हुआ है। आईसीआईसी बैंक है ना, उसके अंदर विलय हुआ है बैंक ऑफ राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का धातु नगर कौन सा है? तो ये हमने जो पोस्ट भी किया था ये चैनल पर ये क्वेश्चन। तो धातु नगर नागौर है और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र निर्यात शहर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? तो वस्त्र निर्यात शहर यानी राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। तो भीलवाड़ा इसका सही आंसर है। वस्त्र निर्यात शहर का दर्जा भीलवाड़ा शहर को दिया गया है। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया है। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र होने के कारण भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। यहाँ पावरलूम उद्योग भी स्थापित किया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान वित्त निगम यानी आरएफडी सी भी बोल सकते हैं, आरएफडी बोलते हैं। तो राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 17 जनवरी 1955 को, 17 जनवरी 1955 को राजस्थान वित्त निगम की स्थापना राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत 17 जनवरी 1955 को की गई थी। और वित्त निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना करना है। विद्यमान उद्योगों के विस्तारीकरण नवीनीकरण हेतु 20 करोड़ रुपए का ऋण वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराना है। ये इसका मुख्य कार्य है। देखो, अगर आपको राज्य वित्त निगम की स्थापना याद रखनी है ना, तो इसे आरएफसी बोलते हैं। आरएफडी भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो आरएफ आता है ना बीच में, एफ, तो एफ से 5 होता है। एफ से क्या होता है? 5 होता है। और इसके अंदर क्या है? 1955 है ना, तो 5 कर दो। तो आरएफसी या आरएफडी जो भी आप याद रखना चाहो, तो एफ बीच में आता है और एफ से यानी 5 होता है और 5 से 1955 हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? इसका सही आंसर क्या होगा? यानी ऐसा कौन सा राजपूत सरदार था जो खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़ा था? और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा भी गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है राजा बारमल, जिसे इडर भी वो कहते हैं। दूसरा है वीरमदेव मेड़तिया और तीसरा है राव बीका। 4 नंबर पर है राव लूणकरण। तो इसमें से देखिए तो 2 ऑप्शन सही होंगे, फर्स्ट और सेकंड। राजा बारमल है जिसे इडर भी कहते हैं और वीरमदेव मेड़तिया है। ये दोनों ही राजपूत हैं जो खानवा के युद्ध में सांगा के पक्ष में थे। तो राजा बारमल, इडर और वीरमदेव मेड़तिया दोनों आंसर सही है। 1 या 2 है वो दोनों सही है।
कर्नल जेम्स टोड के अनुसार खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना में 73 उच्च श्रेणी के राजा थे और 9 राव थे और 104 बड़े सरदार शामिल हुए थे खानवा के युद्ध में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा कवि था? यानी चित्तौड़गढ़ पर जब आक्रमण हुआ था उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कौन से कवि थे? तो सभी जानते हैं अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो थे अलाउद्दीन खिलजी के साथ में जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया गया था, रणथंभौर पर आक्रमण किया गया था। तो ये राजस्थान के अंदर जो खिलजी अभियान है उसमें आप देखते हैं तो अमीर खुसरो है वो साथ में था। और ये क्वेश्चन ग्राम सेवक 2011 में पूछा है। अगर आपको खिलजी अभियान देखना है तो हमारा चैनल पर आपको वीडियो मिलेगा अलग से, खिलजी अभियान का बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे से समझाया है और महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, तो उसको आप जरूर देखना। इसकी व्याख्या में देखें तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया गया था। इस दौरान सुल्तान के साथ प्रसिद्ध लेखक कवि अमीर खुसरो भी साथ में थे। खजाइन उल फुतह में अमीर खुसरो ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था? सारसा के सेनानायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य हुआ था और 1557 की बात है। उदय सिंह व मेवात के हाजी खां के मध्य हरमाड़ा का युद्ध हुआ था जिसमें हाजी खां विजय रहा था। और ये क्वेश्चन पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखो, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं फतेह के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था? यानी किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल व फतेह के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था? तो चित्तौड़गढ़ के किले पर जब अकबर ने आक्रमण किया था उस टाइम जयमल फतेह का सामना करना पड़ा था अकबर को। और जयमल और फतेह की गजारूढ़ जो मूर्तियां हैं वो बीकानेर की जूनागढ़ किले की मेन गेट पर है वो लगाई गई है। अगला क्वेश्चन देखो, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के समय काल में की गई थी? यानी जोधपुर में जो आर्य समाज है उसकी स्थापना किस शासन के काल में की गई थी? कौन सा राजा था जब जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी? तो उस टाइम महाराजा जसवंत सिंह सेकंड था। महाराजा जसवंत सिंह सेकंड है वो जोधपुर का शासक था जब आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? फर्स्ट ग्रेड 2013 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। 24 वर्ष तक, यानी कि दोस्तों 24 वर्ष तक महाराणा प्रताप ने शासन किया था। 1572 से लेकर के 1597 तक 24 वर्ष यानी इन्होंने अपना शासन किया था महाराणा प्रताप ने। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? तो 3 बार भेजा था। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था और ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग सौंपा था। तो 1570 के अंदर जब नागौर दरबार लगाया था उस टाइम की बात है। उस टाइम में मोटा राजा उदय सिंह को जोधपुर का दुर्ग है वो सौंपा था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है वो है 1572-73 में अकबर ने जोधपुर को सुपुर्द किया था तो बीकानेर के राय सिंह को। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा है कि 1572-73 में अकबर ने जोधपुर को किसको सुपुर्द किया था, यानी किसको दिया था? तो बीकानेर के राजा राय सिंह को। राव कल्याणमल के पुत्र राय सिंह अकबर व जहांगीर का विश्वस्त सेनानायक था। उसने सेनानायक के रूप में गुजरात, काबुल, कंधार अभियानों में भाग लिया और महाराजा की पदवी राय की उपाधि धारण की थी। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुतानी के कर्ण की संज्ञा दी गई थी। राजपुतानी का कर्ण कहते हैं राय सिंह को। तो ये क्वेश्चन वीडियो एग्जाम 2021 में पूछा भी गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? तो राजपूत शासक ऐसा कौन सा था जो मुगलों की बातें नहीं मानता था और अपना जो उनके सामने संघर्ष जारी रखा था? तो 1 नंबर पर है मारवाड़ के राव चंद्र सिंह, 2 नंबर है बीकानेर के राय सिंह और 3 नंबर पर है आमेर के राजा बारमल और 4 नंबर पर है मेवाड़ के राजा अमर सिंह। तो आप सभी जानते हैं मारवाड़ के राव चंद्र सेन थे जिन्होंने नागौर दरबार के अंदर वो चैलेंज दे करके जो दरबार था उसको छोड़ दिया था। तो मोटा राजा उदय सिंह को उस टाइम जोधपुर का शासक बनाया कि आप जोधपुर का शासन लो और चंद्रसेन को पकड़ के ले आओ। तो ये शासक दिया गया था। अभी हमने जो क्वेश्चन देखा ना उदयपुर वाला, मोटा राजा उदय सिंह 1570 की बात है। ये नागौर दरबार था। उस टाइम चंद्रसेन है वो ये दरबार छोड़ करके चला गया था और उस टाइम में जो अकबर है उन्होंने
जोधपुर को उदय सिंह को दिया था कि आप जोधपुर के राजा हो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले इसकी जो व्याख्या है वो महत्वपूर्ण रहने वाली है। राव चंद्र सेन है, राव सांगा है और महाराणा प्रताप है। ये तीनों आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले व्याख्या देखो। मालदेव का पुत्र, मारवाड़ का शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, यह है चंद्रसेन। मालदेव का पुत्र था और मारवाड़ का शासक था। स्वतंत्रता प्रेमी इस शासक को महाराणा प्रताप का अग्रगामी माना जाता है और मारवाड़ के भूले बिसरे शासक के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भूले बिसरे शासक या भूले बिसरे राजा किसे कहते हैं? तो राव चंद्रसेन को। अगला क्वेश्चन देखो, प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग था। तो प्राचीन राजस्थान की बात करें तो उस टाइम जांगल प्रदेश बीकानेर को कहते थे। बीकानेर जांगल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखो, राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों के शासक के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है। यानी राठौड़ शासक ऐसा कौन सा है जो 52 युद्ध है उनके नायक है और 58 परगनों शासक के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है? तो वो है राव मालदेव। राव मालदेव की बात करें तो 1533 में नागौर के दौलत खां को हीरावाड़ी के युद्ध में पराजित कर नागौर, 1538 में डूंगर जी को पराजित कर सिवाना पर और 1539 में सिकंदर खां को पराजित कर जालोर पर और 1538 में वीरमदेव को पराजित करके मेड़ता अजमेर पर अधिकार कर लिया था। मालदेव ने जैसलमेर के शासक लोणकर्ण की पुत्री उमादे से विवाह किया था, जो मारवाड़ के इतिहास में रूठी रानी के नाम से भी जाने जाती है। अब आपको पूछ ले रूठी रानी कौन है? तो उमादे हैं जिससे मालदेव ने शादी की थी और वो लोणकर्ण की पुत्री थी जैसलमेर की। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है? तो 1 नंबर मोहनोत नैणसी, 2 नंबर सूर्यमल मिश्रण, 3 नंबर कन्हैयालाल सेठिया, 4 नंबर पर विजयदान देथा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, मोहनोत नैणसी। अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सागरमल गोपा है वो कहाँ के निवासी थे? 1 नंबर बीकानेर, 2 नंबर अजमेर, 3 नंबर जैसलमेर, 4 नंबर पर है जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर से थे सागरमल गोपा। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह फतीक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह फतीक है उसका मूल नाम क्या था? 1 नंबर भूप सिंह, 2 नंबर करपाल सिंह, 3 नंबर विजय सिंह और 4 नंबर पर है जमनालाल बजाज भी हैं। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है भूप सिंह। विजय सिंह फतीक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, भूप सिंह। अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रत्ना देवी संबंधित थी। प्रसिद्ध जो स्वतंत्रता सेनानी है रत्ना देवी हैं वो किससे संबंधित थी, किस राज्य से संबंधित थी? तो 1 नंबर है जयपुर राज्य से, 2 नंबर जोधपुर राज्य से, 3 नंबर अलवर राज्य से और 4 नंबर पर है उदयपुर राज्य से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जयपुर राज्य से। जो स्वतंत्रता सेनानी रत्ना देवी है ये जयपुर राज्य से संबंधित थी। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, तो ऐसा कौन सा जो स्वतंत्रता सेनानी है जिसको 1857 में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था? तो 1 नंबर है कुशल सिंह, 2 नंबर अमरचंद भाटिया, 3 नंबर यज्ञ नारायण व्यास और 4 नंबर पर है नरसिंह दास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमरचंद भाटिया। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है अमरचंद भाटिया जिसको 1857 में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था? 6 महीने का कारावास किससे भुगतना पड़ा था? तो 1 नंबर नारायण देवी, 2 नंबर अंजना देवी चौधरी, 3 नंबर पर जानकी देवी बजाज और 4 नंबर पर रतन शास्त्री। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जानकी देवी बजाज, जिन्हें 6 महीने का कारावास दिया गया था। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 की बात है, तो जानकी देवी बजाज इसका सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? यानी मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र है वो किसने तैयार किए थे? 1 नंबर हरिदेव जोशी, 2 नंबर गोविंद गिरी, 3 नंबर माणिक्यलाल वर्मा और 4 नंबर पर है मोतीलाल तेजावत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल तेजावत। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र है वो मोतीलाल तेजावत ने तैयार किए थे। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में जेल रहते हुए शहीद हुआ था। यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा क्रांतिकारी है जो 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हुआ था? ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है विजय सिंह, 2 नंबर गोपाल सिंह, 3 नंबर प्रताप सिंह और 4 नंबर पर कृष्ण सिंह।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रताप सिंह। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रताप सिंह 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हो गया था। इसका पहला क्वेश्चन है 1936 में मघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2019, सेकंड ग्रेड 2010 और सेकंड ग्रेड 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है कि 1936 के अंदर मघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो इसका आंसर याद रखिए, कलकत्ता में। बीकानेर ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राज्य से बाहर की गई थी, वो है कलकत्ता के अंदर की गई थी और 1936 में की गई थी। ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शेखावटी की पंचपाणे नहीं है? यानी इनमें से कौन सा है जो शेखावटी के पंचपाणे नहीं है? उसमें है बिसाऊ, मलसीसर, 2 नंबर अल्सीसर और 4 नंबर पर है मंडावा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्सीसर। अल्सीसर है वो पंचपाणे में शामिल नहीं है, शेखावटी के पंचपाणे में शामिल नहीं है। उसके बाद में देखेंगे पंचपाणे कौन कौन से हैं। शेखावटी किसान आंदोलन शेखावटी में 5 प्रमुख ठिकाने थे जिन्हें पंचपाणे कहा जाता है। बिसाऊ, डुंडलोद, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़, ये 5 पंचपाणे कहलाते हैं। जाट किसानों की बहुलता के कारण इसे जाट आंदोलन भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 15 दिसंबर 1945 को और मीठालाल व्यास के द्वारा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, नारायणी देवी वर्मा एवं स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नारायणी देवी और स्नेहलता वर्मा है, ये दोनों ही मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित हैं। तो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है नारायणी देवी वर्मा और स्नेहलता वर्मा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा भी गया है कि किस राज्य के प्रजामंडल में 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? तो जोधपुर में कृष्णा दिवस। बिरबल दिवस कहां पर है? बीकानेर में। याद रखना है आपको। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन देखो, मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को की गई थी और माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी ने की थी। यानी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल के द्वारा की गई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चों का गठन कहाँ हुआ था? तो जयपुर में आजाद मोर्चों का गठन किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन संचालन हेतु आजाद मोर्चों का गठन जयपुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? कांगड़ कांड है वो किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? तो बीकानेर जो प्रजामंडल है उस टाइम कांगड़ कांड आंदोलन के दौरान ये घटना हुई थी, कांगड़ कांड। ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, राजपुताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? तो राजपुताना की बीकानेर जो राजघराना है उसने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर। और ये क्वेश्चन आरपीएससी शिक्षक 2004, राजस्थान पुलिस 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट भी हो सकता है। राजपुताना के किस घराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? तो बीकानेर राजघराने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरियासर से संबंधित हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है कतरियासर वाला। 1 नंबर हरिदास, 2 नंबर सिद्ध जसनाथ, 3 नंबर जाम्बोजी और 4 नंबर पर दरियाव जी। आप सभी जानते हैं जसनाथ जी के लिए कतरियासर जाना जाता है, तो सिद्ध जसनाथ जी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, असंगत युगम हमें बताना है। एक तरफ संप्रदाय है, दूसरी तरफ प्रमुख मंदिर या पीठ दी गई है। तो जो अलख्या संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ कहां पर है? बिलाड़ा जोधपुर। ये गलत है, ये इसका मिलान गलत है। अलख्या संप्रदाय की बिलाड़ा जोधपुर पीठ नहीं है। निरंजनी संप्रदाय की बात करें तो गाडा नागौर, तो ये सही है। निरंजनी संप्रदाय का गाडा नागौर है। लालदासी संप्रदाय के लिए नंगला भरतपुर, ये सही है, लालदास जी थे। उसके बाद में गुद्दड़ संप्रदाय भीलवाड़ा में, दादरा भीलवाड़ा में, ये सही है। तो ये तीनों सही है। अलख्या संप्रदाय वाला बिलाड़ा वाला ये गलत है, जोधपुर में नहीं है। उसके बाद में देखो, खालसा, खाकी, नागा राजस्थान की किस संप्रदाय के भाग है? खालसा, खाकी, नागा ये राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है?
1 नंबर राम सनेही संप्रदाय, 2 नंबर दादू पंथ, 3 नंबर चरणदास जी संप्रदाय और 4 नंबर पर है लालदास जी संप्रदाय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दादू पंथ। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, दादू पंथ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, दादू पंथ की नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? जो दादू पंथ की नागा शाखा है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? 1 नंबर गरीबदास, 2 नंबर है मस्किन दास और 3 नंबर पर है बनवारी दास और 4 नंबर पर है सुंदरदास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरदास। दादू पंथ के नागा शाखा के जो नागा शाखा है वो सुंदरदास द्वारा स्थापित की गई थी। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, सुंदरदास। अगला जो क्वेश्चन है, बमलू, लिखमानसर और पांचल किस संप्रदाय से संबंधित है? जो बमलू है, लिखमानसर है, पांचल है, ये सभी किस संप्रदाय से संबंधित है? वीडियो एग्जाम मुख्य परीक्षा 2022 में क्वेश्चन पूछा है। तो 1 नंबर विष्णोई संप्रदाय, 2 नंबर निम्बार्क संप्रदाय, 3 नंबर रामसनेही संप्रदाय और 4 नंबर पर है जसनाती संप्रदाय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जसनाती संप्रदाय। बमलू, लिखमानसर, पांचल है, ये सभी जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, जसनाती संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निरंजनी संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन थे? 1 नंबर संत रामचरण जी, 2 नंबर संत रामदास जी और 3 नंबर पर है संत निरंजन नाथ और 4 नंबर पर है संत हरिदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संत हरिदास होगा, क्योंकि निरंजनी संप्रदाय है उसके संस्थापक है संत हरिदास। तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, संत हरिदास। अगला जो क्वेश्चन है, रामसनेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? रामसनेही संप्रदाय है उसकी सिंहतल शाखा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो 1 नंबर पर है लालगिरी जी। तो इसका सही आंसर देखो, 1 नंबर पर है लालगिरी जी, 2 नंबर पर है रामचरण जी और 3 नंबर पर है हरिराम दास जी और 4 नंबर पर है संत दास जी। तो इसका सही आंसर क्या है? रामसनेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक है हरिराम दास जी। 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है हरिराम दास जी, जो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रामसनेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन है? रामसनेही संप्रदाय है उसकी रेण शाखा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो 1 नंबर संत रामचरण जी, 2 नंबर संत दरियाव जी, 3 नंबर है संत हरिराम दास जी और 4 नंबर पर है संत हरिदास जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संत दरियाव जी। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, संत दरियाव जी। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारतीय यात्रा के समर्थनार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लैंड की महारानी है मेरी क्वीन, उनके आगमन पर दिसंबर 1911 में जब वो भारतीय यात्रा पर आई थी तो मेरी क्वीन जनाना घाट बनाया गया था। कहाँ पर बनाया था? पुष्कर सरोवर के अंदर, और पुष्कर अजमेर में है। जब आप पुष्कर जाओगे तो वहां पर आपको एक घाट मिलेगा, मेरी क्वीन जनाना घाट। तो पुष्कर सरोवर के किनारे बनाया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बनाया गया है? तो पिछोला झील पर। पिछोला झील पर नटनी का चबूतरा है। ये जो लंबी कहानी है वो हम इस व्याख्या को देखने वाले हैं। पिछोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के मेवाड़ के शासक में एक बंजारे द्वारा पिछोला गांव के निकट करवाया गया था और महाराणा उदय सिंह ने इसकी मरम्मत करवाई थी। ये झील उदयपुर नगर के पश्चिम में लगभग 7 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है और सिसारमा, भुजड़ा नदियां इस झील को जलापूर्ति करती हैं। इस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बनाया गया है और झील में स्थित 2 टापू पर जगनिवास और जग मंदिर महल भी बनाए गए हैं। पिछोला झील के किनारे चामुंडा माता का मंदिर स्थित है, जहां देवी के पद चिन्ह पगलिया की पूजा की जाती है, और पिछोला के किनारे उदयपुर का राजमहल यानी सिटी पैलेस भी बना हुआ है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, तो वो है जैसमंद। वह झील यानी जैसमंद झील है जिसके एक टापू पर है वो आइसलैंड रिसोर्ट नामक एक होटल भी बनाया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आरपीएससी एलडीसी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, मुहाने के उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम कौन सा होगा? जो चंबल नदी है वो उद्गम होता है, वहां से लेकर के अंत तक जो भी बांध है वह चारों बांधों का क्रम हमें पूछा गया और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो पहला है वो है जवाहर सागर, उसके बाद में है राणा प्रताप सागर और 3 नंबर पर है गांधी सागर। ये तो ऑप्शन में थे, बाकी आपको अच्छे से देखना है इसकी थ्योरी के अंदर क्या दे रखा है। चंबल नदी पर कुल 4 बांध बनाए गए थे। पहला था गांधी सागर मध्य प्रदेश, 2 नंबर है राणा प्रताप सागर और 3 नंबर पर है जवाहर सागर और 4 नंबर पर है कोटा बैराज। तो यहाँ पर जो क्रम है वो पूछा गया है मुहाने की, यानी जो अंत था ना वहां से इसका क्रम पूछा गया है। तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। लास्ट में कौन सा है? गांधी सागर है जो मध्य प्रदेश में ही। उसके बाद में महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ में आता है, राजस्थान में एंट्री होते ही। फिर जवाहर सागर आता है बूंदी में और लास्ट में कोटा बैराज है।
तो इसका क्रम आपको ध्यान में रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन 3rd ग्रेड 2013 में पूछा है। कोठारी नदी मेजा बांध बनाया गया कोठारी नदी भीलवाड़ा में, और उसके बाद में बनास पर बिसलपुर बांध है, और माही पर माही बजाज सागर बांध है। जाखम नदी पर उदय सागर जाखम नहीं है, ये गलत है। 4 नंबर वाला गलत है। उदय सागर आयड़ नदी पर स्थित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उदय सागर आयड़ नदी पर है, जो बेड़स नदी है, पहले बेड़स नदी उसके बाद में आयड़ नदी, ठीक है। ये उदय सागर से निकलने के बाद ही इसका नाम चेंज होता है, आयड़ से बेड़स का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया है, यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान के अंदर जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हैं उनका आधारभूत वर्णन किसने किया है, तो वो है A.M. हेरान ने। A.M. हेरान ने प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है, तो A.M. हेरान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है। इनमें से कौन सी बेसिन है जो राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है, तो 1 नंबर लूणी बेसिन, 2 नंबर माही बेसिन, 3 नंबर बनास बेसिन और 4 नंबर पर दक्षिणी अरावली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माही बेसिन। माही बेसिन है वो राजस्थान के अंदर उल्टे यू आकार से प्रवेश करती है, तो यहाँ पर जो दक्षिण में है वो है माही बेसिन। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो खतन वाला है, और ये क्वेश्चन आरपीएससी कॉलेज व्याख्यात में पूछा गया क्वेश्चन है। लसाड़िया पठार जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है, तो ये सही है। लसाड़िया पठार जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। उसके बाद में 2 नंबर देखो, नागपाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, तो ये गलत है। मध्य अरावली में जरूर है, लेकिन सर्वोच्च शिखर नहीं कह सकते। उसके बाद में देखो, छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है, तो ये भी गलत है। छप्पन का मैदान है वो माही नदी बनाती है, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में नहीं है। उसके बाद में शिवपुर घाट एवं बर अरावली के दर्रे हैं, तो ये दोनों दर्रे हैं, शिवपुर घाट भी है और बर भी दर्रे है अरावली के, तो ये सत्य है। 2 गलत है, 2 सत्य है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। मरुस्थलीकरण के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है। 1 नंबर वनों की कटाई, 2 नंबर अति पशुचारण, 3 नंबर बूंद बूंद सिंचाई और 4 नंबर पर है मृदा अपर्दन। तो ये जो बूंद बूंद वाला है ना, ये नहीं है, मरुस्थलीकरण का ये कारण नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। बाकी वनों की कटाई की जाती है, अति पशुचारण है, मृदा अपर्दन है, ये सभी क्या है, मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं। जुरासिक युग की जो चट्टानें हैं वो राजस्थान के जैसलमेर बीकानेर जिलों में पाई जाती है, और ये क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता में पूछा गया है कि जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में हैं, तो जैसलमेर और बाड़मेर। जुरासिक युग की बात करें तो ये चट्टानें जो मिट्टी है उसके नीचे ये चट्टानें हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश में जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। बांगड़ प्रदेश में कौन सा शामिल नहीं है। 1 नंबर सीकर, 2 नंबर झुंझुनू, 3 नंबर चूरू और 4 नंबर पर है राजसमंद। तो ये जो शेखावटी है ना, इसको ही बांगड़ कहते हैं, जिसमें राजसमंद शामिल नहीं है। चूरू, सीकर, झुंझुनू है ये शामिल है, तो बांगड़ प्रदेश में राजसमंद शामिल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, जिसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 2nd ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, संस्कृत डिपार्टमेंट 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था। एक तरफ प्रदेश दिए गए, दूसरी तरफ पर्वत चोटियां दी गई है, उन्हें हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो उत्तरी अरावली में जो पर्वत चोटी है वो है भानगढ़ की, और मध्य अरावली में तारागढ़ अजमेर की पहाड़ी है, और दक्षिणी अरावली में ऋषिकेश का पर्वत है। तो ये तीनों ही पहले से सम्मिलित करके लिखे गए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, देश के कुल तांबे के संसाधन में राजस्थान का हिस्सा कितने % है। यानी देश के अंदर बात करें तो तांबा है वो राजस्थान में कितना % निकलता है। 1 नंबर 45%, 2 नंबर 54%, 3 नंबर 36% और 4 नंबर पर 59%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 54% तांबा है वो राजस्थान से निकाला जाता है। देश के कुल 54% तांबा राजस्थान से निकाला जाता है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। खेतड़ी झुंझुनू वाला क्षेत्र इसमें प्रसिद्ध रहने वाला है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थित महत्वपूर्ण सीसा जस्ता चांदी के भंडार में से एक है। सीसा जस्ता चांदी के भंडार में से एक है, वो राजस्थान के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो 1 नंबर पर है रामपुरा अगुचा और पूर्व बनेड़ा भीलवाड़ा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2022 में पूछा राजस्थान पुलिस में कि रामपुरा अगुचा और पूर्व बनेड़ा भीलवाड़ा है, ये सीसा जस्ता चांदी के भंडार के लिए महत्वपूर्ण स्थान रहने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में राजस्थान निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए एकमात्र उत्पादन करता है। तो राजस्थान के अंदर एकमात्र उत्पादन की बात करें तो जो इसमें देखो ऑप्शन देखो, 1 नंबर यूरेनियम, 2 नंबर क्वार्ट्ज, 3 नंबर वोलेस्टोनाइट और 4 नंबर पर है मैग्नेटाइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वोलेस्टोनाइट। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत में राजस्थान के अंदर वोलेस्टोनाइट है, उसका एकमात्र उत्पादन करता है राजस्थान। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मंगला तेल क्षेत्र है वो उसकी खोज है वो निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो राजस्थान के अंदर जो मंगला तेल क्षेत्र है
बाड़मेर में, उसकी जो वर्ष है जो इसकी खोज है वो किस वर्ष की गई थी? तो एक नंबर 2003, दो नंबर 2004, तीन नंबर 2005 और चार नंबर पर है 2006। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2004 में मंगला तेल क्षेत्र की खोज की गई थी राजस्थान के अंदर। दो नंबर ऑप्शन सही होगा 2004। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज या खान सम्मिलित नहीं है? एक तरफ खनिज है और जो क्षेत्र दिए गए हैं वो इसमें सम्मिलित नहीं है। एक नंबर देखो सीसा और जस्ता राजपुरा दरिबा, और दो नंबर है मैग्नीज काला खूंटा, और तीन नंबर पर है लोहे एसक डाबला में, और चार नंबर पर है तांबा लीलावाणी। तो तांबा है वो लीलावाणी में नहीं है। तांबे के लिए कॉपर के लिए आपको झुंझुनू याद रखना होगा, खेतरी। तो सीसा जस्ता राजपुरा दरिबा ठीक है, मैग्नीज काला खूंटा सही है, लोहे एसक डाबला भी सही है, लेकिन चौथा इसका सही नहीं है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है? उर्वरक खनिज कौन सा है? 2022 में क्वेश्चन पूछा है। तो एक नंबर जिप्सम, दो नंबर रॉक फॉस्फेट, तीन नंबर फायराइड्स और चार नंबर पर है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि उर्वरक खनिज है, खेतों में ये सभी डाले जाते हैं, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पायराइड्स तीनों ही डाले जाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अब्रक के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो अब्रक में आपको सभी को पता है, अब्रक नाम आते हैं, आपको भीलवाड़ा देखना है और भीलवाड़ा इसका सही आंसर होता है। तीन नंबर ऑप्शन दे रखा है भीलवाड़ा। अब्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जो जिला है ना वो है भीलवाड़ा, और ये क्वेश्चन प्रयोगशाला सहायक 2022 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किन जिले में स्थित है? अगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र है, ये निम्नलिखित में से किन जिले में है? तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताना। ये क्वेश्चन प्रयोगशाला सहायक 2022 में पूछा गया है। रामपुरा अगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र है, यह किस जिले में है? रामपुरा अगुचा मैंने बता दिया, रामपुरा अगुचा और गुलाबपुरा। यहाँ पर अगुचा लिखा है ना, रामपुरा अगुचा नाम आते ही सभी बता देते हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जेट्रोपा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट अवस्थित है, यानी राजस्थान के अंदर जेट्रोपा की बात करें, जेट्रोपा बायोडीजल है, उसका प्लांट कहाँ पर है? तो एक नंबर पर है बिठल देव बांसवाड़ा, दो नंबर जामरकोटड़ा उदयपुर, तीन नंबर बेरी अजमेर, चार नंबर पर है कोलायत बीकानेर। तो इसका सही आंसर क्या है? जामरकोटड़ा उदयपुर में जेट्रोपा आधारित बायोडीजल प्लांट है वो स्थित है जामरकोटड़ा उदयपुर में। दो नंबर ऑप्शन सही होगा। और ये क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता के अंदर 2021 में पूछा है कि जामरकोटड़ा उदयपुर में जो जेट्रोपा आधारित प्लांट है उसके बारे में पूछा गया है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दुग्ध का संबंध किस जिले से है? तो एक जिला एक उत्पादन योजना शुरू की गई थी, तो किस जिले में शुरू की गई थी? एक नंबर जो धौलपुर, दो नंबर जयपुर, तीन नंबर अलवर और चार नंबर पर है बीकानेर। तो ये योजना धौलपुर में शुरू की गई थी, एक जिला एक उत्पादन। एक नंबर ऑप्शन सही होगा धौलपुर। अगला क्वेश्चन देखो, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया था? गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब शुरू किया था? एक नंबर 1968, दो नंबर 1967, तीन नंबर 1963 और चार नंबर पर 1969। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1968 में गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड चुकंदर से चीनी बनाना शुरू किया गया था, 1968 में, 1968 में। तो इसका सही आंसर होगा 1968 में गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड चुकंदर से चीनी बनाना प्रारंभ किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है? एक नंबर लूणकरसर, दो नंबर छत्तीसगढ़, तीन नंबर सांबर लेक और चार नंबर पर है डीडवाना। तो डीडवाना में है वो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है वो स्थित है डीडवाना नागौर में। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स डीडवाना नागौर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। ये राज्य सरकार का उपक्रम है। यहाँ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड का निर्माण किया जाता है। रिको द्वारा राज्य में 4 एग्रो फूड पार्क्स बोरानाडा, जोधपुर, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर में भी विकसित किए गए हैं। तो इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदल कर रख दिया है। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग है उसका नया नाम क्या रखा है? तो एक नंबर उद्योग और सहकारिता विभाग, दो नंबर उद्योग और तकनीकी विभाग, तीन नंबर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, चार नंबर पर है वाणिज्य विभाग। तो इसका सही आंसर है वो रहने वाला है उद्योग और वाणिज्य विभाग का नाम रखा गया है। राजस्थान की सरकार उद्योग विभाग है उसका नया नाम रखा है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता देना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इससे बेहतरीन क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।